हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं मुकुल खरबंदा इस ऐसे राइटिंग की सीरीज़ में थर्ड वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इट इज़ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनफैक्ट कई बारी रेफ्यूजीज भी बन जाते हैं। गुड्स ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर तो हो ही रहा है, सर्विसेज जा रही हैं, कैपिटल जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तकनीक जाती है, खासतौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी जाती है पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब। अब इंट्रोडक्शन के बाद अपने एस्से की बॉडी लिखेंगे और उसमें सबसे पहले हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री कितनी लंबी लिखनी है ये डिपेंड करेगा वर्ड लिमिट कितनी है। और ग्लोबलाइजेशन तो हिस्टोरिकली चलता ही रहा है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने इलाकों से निकल के बाहर दूसरी जगह ट्रेड करने जाते थे, व्यापार करने जाते थे। ऐसा ही कुछ मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में भी होता था। पीपल थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैव बीन क्रॉसिंग बाउंड्रीज इन परस्यूट ऑफ मनी, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी एंड बेटर लाइफस्टाइल। पैसे के लिए, नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए फा हियान और ह्यून सांग, ये दो चाइनीज़ फिलोसोफर्स इंडिया आए थे। बेहतर लाइफस्टाइल के लिए लोग जाते हैं। इंडिया से यूएस काफ़ी लोग जाते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। अब देखते हैं कॉजेज़ कि ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, क्या मेन वजह है ग्लोबलाइजेशन बढ़ने की। पहला, रैपिड स्ट्राइड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक जब से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बढ़ी है तब से दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है, एक पूरी दुनिया गांव की तरह बन गई है, सारे आपस में जुड़ गए हैं। दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़, बैरियर्स हटा दिए गए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये सब कम कर दी गई हैं या कई देशों में कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो ज़ीरो भी कर दी गई हैं। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये सारे इनिशिएटिव्स दुनिया में कई देशों को लिंक करते हैं। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का मतलब कुछ हिस्सा रेलवे से ट्रैवल करेंगे, फिर पोर्ट से समुद्र के ज़रिए ट्रैवल करेंगे, फिर रेलवेज़ के ज़रिए आगे मूवमेंट हो सकती है। इन सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से और इनमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन को भी एक पुश मिला है। अब ग्लोबलाइजेशन के ऐसे की बॉडी लिखेंगे और बॉडी में सबसे पहले इफेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन के परिणाम क्या निकले हैं। इनको कई कैटेगरीज में हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, कई पैराग्राफ्स इस पे लिख सकते हैं। हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल या फिर कल्चरल। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का दुनिया पे। इरोजन ऑफ स्टेट एंड राइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टेट के पास, देश की सरकारों के पास कम पावर्स रह गई हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा पावर हो गई हैं। यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का, ये सब व्यवस्था, इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं और इनकी वजह से ज़्यादा फैसले इन इंस्टीट्यूशंस में होने लगे हैं। न्यूयॉर्क में होने लगे हैं, वॉशिंगटन डीसी में होने लगे हैं, जेनेवा में होने लगे हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ। पहले लॉ सिर्फ एक देश के अंदर होता था, अब इंटरनेशनल लॉ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होने लगा है। कई कन्वेंशंस हो गए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल इकोनॉमिक राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस काफ़ी डोमिनेंट है और उनके हिसाब से सरकारों को चलना पड़ता है। थर्ड इम्पैक्ट, प्रोटेस्ट। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है प्रोटेस्ट का। एक जगह कोई हादसा होता है, टेररिस्ट अटैक होता है तो पूरी दुनिया उठ खड़ी हो जाती है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। और लास्ट, इंटरनेशनल एनजीओज बन गए हैं। पहले नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ एक देश के अंदर होते थे, अब पूरी दुनिया में अक्रॉस द बॉर्डर खड़े हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, अमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ये सारे एनजीओज इनके एग्जाम्पल हैं।
अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, पूरी दुनिया के मार्केट एक हो गए हैं। आपको इंडिया में बैठ के कोई सामान यूएस पे बेचना है तो आप बड़ी आराम से बेच सकते हो, या फिर यूएस से कोई सामान इंपोर्ट करवाना है तो वो भी काफ़ी इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट, राइज इन ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज, पैसा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आराम से चला जाता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, और कुछ तो इलीगल मीन्स के थ्रू भी जाता है, हवाला। थर्ड, राइज इन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड में तरक्की हुई है। नेक्स्ट, राइज ऑफ कमोडिटी चेन्स एंड ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स। एक चीज़ आप नोटिस करिए, कुछ चीज़ें डिज़ाइन कैलिफोर्निया में होती हैं, यूएस में बनती, मैन्युफैक्चर चाइना में होती हैं, और उसके बाद इंडिया में उनकी पैकेजिंग होती है। इससे एक चीज़ पता चलती है कि कमोडिटी चेन्स बन रही हैं। एक सामान ज़रूरी नहीं है कि वो उसी देश के अंदर पूरा बन जाएगा अपने रॉ मटेरियल से, उसमें धीरे धीरे अलग अलग देशों में वैल्यू एडिशन होगा। जिस देश की जो स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे वो काम हो जाएगा। और लास्ट, राइज ऑफ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, कई ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स बन चुके हैं और आगे भी कई इन प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, ये सब। अब लास्ट कैटेगरी, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ चीज़ें हम इंडिया में रह के US, फ्रांस, चाइना से सीखते हैं और कुछ चीज़ें वो हमसे सीखते हैं। योगा हमने दुनिया को सिखाया है, कुछ डांस फॉर्म्स, जैज़, पॉप, ये सब उन्होंने हमें सिखाया है। नेक्स्ट, हॉलीवुड डोमिनेट्स द वर्ल्ड। ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि कुछ कल्चर्स डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीवुड दुनिया भर में देखा जाता है। मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर में कुछ एक तरह का खाना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, इसको हम कहते हैं मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक हमने देखे कुछ ऐसी वजह जिनसे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ा। अब कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो कि ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे रिसीड कर रहा है, पीछे आ रहा है। पहला, राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन USA। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना इलेक्शन अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बता के जीते थे कि अमेरिका को प्राइमेसी दी जाएगी दुनिया में, और जबकि बाकी के प्रेसिडेंट्स अमेरिका को दुनिया का लीडर बताते थे और ये कहते थे हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम दुनिया की पुलिस हैं। नेक्स्ट, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर होने का फैसला किया। और लास्ट में फिलीपींस में नेशनलिज्म उठ रहा है। फिलीपींस और कई और देशों में भी एक्सेसिव राष्ट्रवाद उठ रहा है जो ग्लोबलाइजेशन को खतरे में डाल सकता है। अब अपने ग्लोबलाइजेशन के ऐसे को एंड करने के लिए आखिरी में कंक्लूजन देना पड़ेगा। ब्रीफ कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस दैट इज रैपिडली चेंजिंग द वर्ल्ड इन वर्चुअली ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल, हर तरीके से। हाउएवर रीसेंट ट्रेंड्स इंडिकेट डाउनटर्न इन द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट्स फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वुड रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अपकमिंग ईयर्स। अब इसको थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं कि क्या होगा आने वाले टाइम में, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, अभी इसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखते हैं आज का सेकंड टॉपिक, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी पे सबसे पहले डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। द मनी ऑन विच टैक्सेज हैव नॉट बीन पेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज, टैक्स इवेड कर लिया गया है, नहीं पे किया गया जो भी ड्यू था अथॉरिटीज को। The source of such money is generally concealed as it is often an illegal activity like bribery, drug smuggling, human trafficking. आम तौर पे ऑफन ये एक इलीगल एक्टिविटी से कमाया जाता है, पर ज़रूरी नहीं है। अगर लीगल तरीके से कमाया गया और उस पर टैक्स नहीं भरा गया तो भी वो ब्लैक मनी की कैटेगरी में ही आएगा, पर आम तौर पे ये ब्लैक मनी इलीगल तरीके से ही कमाया जाता है। रिश्वत, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट स्टेप, ऐसे की बॉडी लिखनी है हमें, और बॉडी में सबसे पहले कॉजेज, ब्लैक मनी जनरेट होने की मेन वजह क्या है। सबसे पहला, पुअर टैक्स एनफोर्समेंट। टैक्स एनफोर्समेंट अच्छी नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा बड़ा है, इनफॉर्मल सेक्टर को अवेयरनेस नहीं है, और इनफॉर्मल सेक्टर पे सरकार का कंट्रोल भी काफ़ी कम होता है। और थर्ड, समटाइम्स इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक मनी जनरेशन। अगर हम किसी चीज़ को नहीं इम्पोर्ट करने दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि उस पर स्मगलिंग की जाएगी, उसको गलत तरीके से इंडिया में लाया जाएगा और उसको बेचने से ब्लैक मनी जनरेट होगा।
अब ब्लैक मनी के कॉजेज देखने के बाद देखते हैं कि ब्लैक मनी का परिणाम क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं देश की इकोनॉमी और सोसाइटी पे। सबसे पहला, स्टैशिंग अवे अब्रॉड रिड्यूसेस मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। अगर पैसा बाहर चला गया तो यहाँ निवेश कम होगा। इट प्रमोट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन कैसे प्रमोट होता है, कैसे बढ़ता है ब्लैक मनी से? अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा काला पैसा आ गया, वो सुपरफ्लूअस तरीके से खर्च करेंगे, लग्जूरियस एक्टिविटीज़ में खर्च करेंगे और इससे डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा। थर्ड, लेस रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट टू बी स्पेंट ऑन सोशल सेक्टर स्कीम। सरकार के पास पैसा कम आएगा जिससे कि वो स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे खर्च कर सकें। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलिसिट एंड अंडरग्राउंड इकोनॉमी that can be as large as 50%, fiscal and monetary policies often fail to achieve their intended outcomes। fiscal policy जो सरकार बनाती है, monetary policy जो RBI बैंकिंग सेक्टर बनाते हैं, ये इनएफेक्टिव हो जाती हैं या लेस इफेक्टिव हो जाती हैं, कम इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि जो डेटा आरबीआई और सरकार के पास है वो हमेशा इनएक्यूरेट होता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पैसा ब्लैक मनी हमेशा मार्केट में पड़ा रहता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज इलीगल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। बिल्कुल गैर कानूनी असामाजिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है काला पैसा। फ्यूल्स करप्शन, विशिएट्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड रिवर्सेज एनी एडवांसेज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। विशिएट्स का मतलब होता है गंदा करना। ये ब्लैक मनी इलेक्शंस में भी लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को खराब करता है। विशिएट्स का मतलब बेकार करना। अभी हमने अपने ऐसे की बॉडी में कॉजेज और इफेक्ट्स लिखे। अब कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि लिए गए हैं और ख़ासतौर पे लीगल स्टेप्स, कानूनी कदम जो कि उठाए गए हैं ताकि ब्लैक मनी से निपटा जा सके। पहला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये सब पुराने एक्ट्स थे। अब ये दो रिसेंटली लाए गए, ब्लैक मनी एंड डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडेड एक्ट 2016। ये बेनामी प्रॉपर्टी को टैकल करने के लिए और ये फॉरेन में जो ब्लैक मनी स्टैश कर दिया गया है, वहाँ रख दिया गया, स्टोर किया गया है, उसको वापस लाने के लिए और उस पर टैक्स लगाने के लिए। अब अपने ऐसे की बॉडी में ही इंक्लूड करते हैं कुछ और स्टेप्स, लीगल स्टेप्स के अलावा कुछ और स्टेप्स जो कि सरकार ने उठाए हैं। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, ऐसी ही एक स्कीम 1997 में भी लाई गई थी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम। फिर डीमोनेटाइजेशन किया गया, 500,000 के बड़े नोटों को बंद किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें सरकार ने कहा कि आप अपने ब्लैक मनी डिक्लेयर कीजिए। और लास्ट, अमेंडमेंट इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशियस। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड किया गया ताकि राउंड ट्रिपिंग, यहाँ से मॉरिशियस पैसा जाता था और वही पैसा यहाँ पे निवेश हो जाता था ताकि कम टैक्सेस का बेनिफिट लिया जा सके। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया और मॉरिशियस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। अभी तक हमने कुछ ऐसे कदम देखे जो कि देश की सरकार ने उठाए हैं। अब कुछ ऐसा कदम जो कि इंटरनेशनली उठाया गया है, इंटरनेशनल एफर्ट्स दैट हैव बीन मेड टू टैकल द ब्लैक मनी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसको बनाया गया टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है और इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है। इसके बारे में एक लाइन आप जरूर अपने एसे में लिखें। लास्ट में कंक्लूजन अपने ऐसे को ख़त्म करने के लिए, ब्लैक मनी पोजेज अ ग्रेव थ्रेट टू द कंट्रीज इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी स्ट्रेंथेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus must be upgraded and society must step in to tackle the menace of black money। सभी को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, सिर्फ पॉलिटिक्स को गिल्टी मत ठहराइए। अपने ऐसे में लॉ को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रशासन को भी सुधारना पड़ेगा, समाज को भी आना पड़ेगा, तब जाके ब्लैक मनी को हम कर्टेल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। अब देखते हैं आज का थर्ड टॉपिक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये इस टॉपिक को मैंने क्यों इंक्लूड किया है? ये टॉपिक इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ये कहते हैं कि इंडियन फार्म इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने के लिए, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है,
उसके लिए एक ही तरीका है, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज परफॉर्म द वाइटल टास्क ऑफ प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स। वीट से ज़्यादा फ्लोर महंगा होता है, आटा महंगा होता है, फ्रूट्स से ज़्यादा उनका जूस महंगा होता है, और ये फार्मर्स की इनकम को काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट कर सकती हैं चीज़ें। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या अहमियत है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एग्रीकल्चरल इनकम को सप्लीमेंट करता है, फार्मर्स को बेहतर पैसे मिलेंगे, दाम मिलेगा फसलों का। प्रोटीन फूड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, वो फूड कॉन्शियस हो रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन की डिमांड रखते हैं। नेक्स्ट, इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग फूड इन्फ्लेशन। जब ज़्यादा फूड मार्केट में आएगा, और वैसे भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तो पैकेज्ड फूड देती है मार्केट में, जो कि लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ख़राब नहीं होगा, और इसीलिए फूड इन्फ्लेशन को भी टैकल करने में मदद मिलेगी। और लास्ट, हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, बाहर भी हम अपने सामान को भेज सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर्स कमा सकते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को देखने के बाद देखते हैं कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि इंडिया क्यों एक फिट डेस्टिनेशन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। पहला, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट लैंड रिसोर्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास ज़मीन काफ़ी है, लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन काफ़ी है, क्लाइमेट जोन्स बहुत सारे हैं, सॉइल टाइप्स काफ़ी वेरिएबल है, वेरीड है, डिफरेंट है, और अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स होने से अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, जिनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सके। मिल्क के हम काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। मिल्क भी एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का, और साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है। हमें सिर्फ इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को लगा के इन सब बेनिफिट्स को कैश इन करना है, फ़ायदा उठाना है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ प्रॉमिसिंग पॉइंट्स जो कि इंडिया में हैं, उनको देखने के बाद अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतना कामयाब नहीं हो पाई है अब तक। पहला, हाई वेस्टेज, लगभग 4 से 8%, जो काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सूटेबल ट्रक्स, सड़कें, वो सब चीज़ें नहीं हैं। APMC रिस्ट्रिक्शंस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, किसानों को कुछ डेजिग्नेटेड मंडियों में ही अब तक भेजना पड़ता था अपना सामान, हालांकि अब इसको बदलाव किया गया है। ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के थ्रू देश की 585 मंडियों को डिजिटाइज करने की कोशिश की गई है, और ताकि किसानों को ये पता चल सके अपने कंप्यूटर पे कि कहाँ पे उनको बेहतर दाम मिल रहा है अपनी फसल का। नेक्स्ट, डाइकोटोमस चैलेंज, कॉम्प्लेक्स FSSAI रेगुलेशंस और पुअर फूड सेफ्टी। एक तरफ तो FSSAI की रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं जो कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लिमिट करती हैं, दूसरी तरफ ये रेगुलेशंस उतनी इफेक्टिव हो भी नहीं पा रही हैं। फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होने के बावजूद एनफोर्समेंट बहुत बेकार है, और इसीलिए पुअर फूड सेफ्टी आमतौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। नेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक काफ़ी कम है, और एंटरप्रेन्योरशिप में तो अभी इस सेक्टर में बहुत कम आ पाई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी आ गई है, काफ़ी कंपनीज भी खुल गई हैं, पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी आगे तक प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कुछ स्टेप्स जो कि सरकार ने उठाए हैं ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक इम्पीटस मिल सके, एक धक्का मिल सके। पहला, मेगा फूड पार्क स्कीम, दूसरा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, तीसरा सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न एबेटायर्स, फोर्थ, स्कीम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर सेटिंग अप फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ये सब मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ ली, ये सभी स्कीम्स प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन स्कीम्स हैं। इसमें सरकार प्रमोट करेगी, कुछ फंड्स प्रोवाइड करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और जल्दी से जल्दी इन स्कीम्स को अपनाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मेगा फूड पार्क खोलना है तो सरकार अप टू
एन अमाउंट ऑफ 50 करोड़ आपको प्रोवाइड कर सकती है, और आप एक बड़ा सा फूड पार्क अगर खोलें, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन अगर आप खोलेंगे तो सरकार आपको 10 करोड़ रुपए तक दे सकती है, और अगर आप अपने एबेटार को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, नया सेट करना चाहते हैं, तो सरकार 15 करोड़ तक का अमाउंट आपको दे सकती है, और ताकि आप अपना जो भी बुचरी है, कसाई खाना है, उसको मॉडर्नाइज कर सकें। अब रिसेंटली सरकार ने फैसला लिया इन सभी स्कीम्स को मिला के एक ही स्कीम बना दी जाए, संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ये सारी स्कीम को मिलाने के लिए इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम इनकॉर्पोरेटिंग ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री लाइक मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी सारी स्कीम्स जो मैंने भी आपको ऊपर बताई। अब देखते हैं आगे का रास्ता या फिर कंक्लूजन। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, गरीबी हटाने के लिए और गांव की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जरूरी है, मस्ट है। स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू बिल्ड दिस सेक्टर सो दैट इंडस्ट्री कैन बी लीवरेज फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। सभी विकास कर सके, समावेशी विकास हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके देश की, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तो डेवलप करवाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, पेंडेंसी इन जुडिशियरी। काफ़ी बार न्यूज़ में भी आता है, अखबार में भी इस पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस कोट से आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद इंट्रोडक्शन में जुडिशियरी की डेफिनेशन या एक दो लाइंस उसके बारे में लिख सकते हो। जुडिशियरी फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट विच सीक्स टू इंटरप्रेट लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल। स्टेट के 3 हिस्से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। उसमें से जुडिशियरी की बात हम कर रहे हैं, ये लॉ को इंटरप्रेट करता है और सभी को जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। हाउएवर, ड्यू टू लार्ज स्केल पेंडेंसी विच इज एज हाई एज अबाउट 3 करोड़, जस्टिस इज बीइंग डिलेड एंड कॉन्सिक्वेंटली डिनाइड। अब इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे की बॉडी, जिसको आप स्टेप्स टेकन से स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स अभी तक उठाए जा चुके हैं, इसके बाद हम सजेशंस देखेंगे। पहला, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 और नेक्स्ट, लोकल अदालत बाय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये रेगुलरली कुछ स्पेशल लोक अदालत चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि केसेस को जल्दी से सॉल्व किया जा सके और पेंडेंसी कम की जा सके। ग्राम न्यायालय एक्ट साल 2008 में पास किया गया, तो इसमें यह कहा गया कि हर एक गांव में, या अगर छोटे गांव हैं तो ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक न्याय अधिकारी बैठेंगे। ये उन केसेस का फैसला करेंगे जिनकी सज़ा या तो 1 साल से कम है या फिर सिर्फ फाइन है एज अ पनिशमेंट। ये ग्राम न्यायालय काफ़ी ज़्यादा है देश में, तो इस कारण पेंडेंसी सॉल्व करने की कोशिश इनके थ्रू की जा रही है। अब कुछ स्टेप्स जो कि लिए जा चुके हैं, ये बताने के बाद आपको कुछ सजेशंस भी देने पड़ेंगे आगे के लिए, जो इम्प्लीमेंट किए जाएं तो जुडिशरी में पेंडेंसी कम हो सकती है। इसको हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे। पहला, कोर्ट के प्रोसीजर्स जो कि बदले जाएं तो पेंडेंसी कम हो सकती है। दूसरा, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएं तो पेंडेंसी कम हो सकती है। और तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना, वो सारी चीज़ें। पहला स्टेप, कोर्ट प्रोसीजर्स। जजेस हैव लीगल टूल्स टू एनफोर्स डिसिप्लिन इन द कोर्ट रूम। दे कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन लॉयर्स फॉर मेकिंग अनवांटेड रिक्वेस्ट। बार बार बेवजह केस को डिले करने की जो कोशिश की जाती है कुछ लॉयर्स से। If they adjourn the hearings, they should minimize the time between next hearings. जजेस को ये सब देखना चाहिए और नेक्स्ट हियरिंग और करंट हियरिंग के बीच में गैप कम से कम रखना चाहिए, अगर वो नेक्स्ट हियरिंग देते हैं तो। अब कुछ और सजेशंस देखते हैं जिनको हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। पहला, सेटिंग अप ऑफ ऑल्टरनेट कोर्ट्स फॉर केसेस लाइक ट्रैफिक चलान्स। दिस कैन बी स्टार्ट बाय न्यू यंग लॉ ग्रेजुएट्स। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्किल और एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, जैसे ट्रैफिक चलान्स। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जजेस का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी स्टार्ट बाय न्यू यंग लॉ ग्रेजुएट्स। नए जज भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,
सजेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 130 इस बारे में कहता है सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। सुप्रीम कोर्ट एक से ज़्यादा जगह पे भी बैठ सकता है, मल्टीपल सीट्स एस्टैब्लिश की जा सकती हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की सहमति से अपॉइंट करें तो। थर्ड सजेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट्स। और लास्ट प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। ये प्रपोजल थोड़े दिन पहले आया था। देश भर में जितने भी कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी अपील अगर सुप्रीम कोर्ट में ना जाके नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में भेज दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल केसेस के लिए रिजर्व किया जा सकता है और इस स्पेशलाइजेशन की वजह से केसेस जल्दी सॉल्व होंगे और जुडिशरी में पेंडेंसी को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ सजेशंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ प्रेजेंटली 31 है आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि जल्दी जल्दी केसेस की सुनवाई हो। नेक्स्ट, पेंडेंसी इन सेवरल पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ हाई कोर्ट जजेस की वही कम है और उसमें भी कई पेंडेंसीज हैं जिनको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। थर्ड, एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर हाई कोर्ट जजेस कैन बी इंक्रीज टू 65 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट 62 ईयर्स। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62। ये 62 बढ़ा के 65 की जा सकती है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा सालों तक जीते हैं, इस वजह से हर पोस्ट की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा सकती है। Next, all India judicial services on lines of an institution like UPSC, which will ensure objectivity and transparency in selection. UPSC की तरह ही एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के तहत जजेस को सेलेक्ट करे। अब अपने ऐसे को एंड करने के लिए कंक्लूजन लिखना पड़ेगा 1-2 लाइंस का। स्टेप्स मस्ट बी टेकन इन अर्नेस्ट so that the judiciary, which forms an important pillar of democracy, is able to ensure that justice is neither delayed nor denied even to the remotest, farthest and poorest man in the country. सबसे गरीब, सबसे दूर बैठा, सबसे कमज़ोर आदमी को भी न्याय मिल सके, इसीलिए जुडिशरी को सशक्त करना पड़ेगा, रीइंफोर्स करना पड़ेगा और पेंडेंसी को घटाना ही पड़ेगा।